जननी सुरक्षा योजना। आज हम एक नया योजना शुरुआत करेंगे, जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जननी सुरक्षा योजना को जो विभाग वाले हैं वो एक शॉर्टकट नाम से जानते हैं, जननी सुरक्षा योजना, ऐसा जाना जाता है। जननी सुरक्षा योजना के नाम से जानते हैं। बहुत सारी चीजें उनके भाव में ही निहित है। जननी मतलब किसके लिए बात होगा? ये जो माँ बनने वाली है, जो माँ बनने वाली है गर्भावस्था में जो है, उनकी सुरक्षा के लिए एक योजना लाया गया है। ये सब समेकित बाल विकास योजना का ही हिस्सा है। समेकित बाल विकास योजना में कहा गया है गर्भावस्था की जो महिलाएं हैं, शिशुवती महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं, सबका ध्यान रखना है। तो ये योजना स्टार्ट हो रहा है, जननी सुरक्षा योजना। इस जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले आप एक विषय को पढ़ेंगे। इससे पहले चर्चा करना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वह है मातृत्व मृत्यु दर। क्या याद करेंगे आप लोग? मातृत्व मृत्यु दर। ये मातृत्व मृत्यु दर क्या है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है, इनको लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर मैं मातृत्व मृत्यु दर की बात करूं, जब भी ये बहुत बड़ा एक रहता है, कहा भी जाता है, जब एक लड़की एक माँ बनती तो उस समय बोला जाता है उनका दूसरा जन्म होता है, स्वयं का उनका दूसरा जन्म होता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि उस समय उनकी जान को खतरा होता है, हो सकता है उनकी मृत्यु हो जाए, ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया पीड़ित हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, तो उस समय उनकी मृत्यु हो सकती है। और ऐसे नहीं सिर्फ उस दौरान उनकी मृत्यु हो, बच्चे के 6 महीने की अवस्था में आते तक भी उनकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वो एनीमिया पीड़ित हो जाती है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, भारत के लिए मातृत्व मृत्यु दर। और अगर किसी माता की इस दौरान मृत्यु हो जाए तो पूरे का पूरा स्वास्थ्य विभाग हिल जाता है। ये भी आपको बता दूं, बहुत बड़ा चिंता का विषय है जननी सुरक्षा योजना। तो आज मैं बात करने वाला हूं मातृत्व मृत्यु दर में। और मातृत्व मृत्यु दर में इसको काउंट करने का तरीका आप सबसे पहले याद रखेंगे। प्रत्येक 1 लाख में इनको काउंट किया जाता है। मातृत्व मृत्यु दर को प्रत्येक 1 लाख में काउंट किया जाता है। 1 लाख में काउंट करने का मतलब यह है, 1 लाख मतलब 1 लाख ऐसी माताएं जिन्होंने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है, एक जीवित बच्चे को जन्म दिया है। तो जैसी अगर कोई जीवित बच्चे को जन्म दिया है तो हो सकता है बच्चा तो जीवित है लेकिन माताओं की मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उन लोग संस्थागत प्रसव नहीं करवाते, अस्पतालों में नहीं जाते। आज भी गांव में जो गांव की कुछ आया बोलते हैं, शायद तक दाई बोलते हैं, क्या दाई बोलते हैं, उन लोग आज भी प्रसव करवाते हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जब इमरजेंसी कंडीशन आता है तो उस इमरजेंसी कंडीशन में उनके पास अस्पताल की सुविधा नहीं होती है। ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये मातृत्व मृत्यु दर क्या है, इसको लेकर मैं एक डेटा दे रहा हूँ। ये डेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो मैं पीएससी में भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, पीएससी वाले बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ये जो टारगेट है। सबसे पहले आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, कौन सा? ये छत्तीसगढ़, और ये वाला क्या हो गया? भारत। अभी पढ़ाते पढ़ाते समझ में आ जाता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चिंता का विषय क्या है, 301। इधर ध्यान दीजिएगा, 2001 का एक रिपोर्ट आया, 2001 का एक रिपोर्ट आया। और 2001 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, पहले भारत को आप समझिएंगे, भारत में प्रति 1 लाख माताओं में जो जीवित जन्म होता है बच्चों के, उसमें 301 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ये 2001 की स्थिति है, इतने लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा बात तो यह है, छत्तीसगढ़ में चिंतनीय विषय था, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो भारत की तुलना में औसत डेटा से ज्यादा बना हुआ था। हमारे यहाँ ज्यादा माताओं की मृत्यु हो रही थी, 379। लास्ट जो रिपोर्ट आया है 2016 और 18 के बीच का रिपोर्ट है। ऐसा ही सर्वे रिपोर्ट का डेटा, इसलिए मैंने भी आपको ऐसा ही दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया सुधार तो हुआ है, पहले की तुलना में सुधार हुआ है। भारत में जो पहले 301 था वो प्रति 1 लाख में आज वर्तमान में कहां तक पहुंच गया है? 113। कहां तक पहुंचा? 113। और छत्तीसगढ़ में अभी भी ये स्थिति ऊंची बनी हुई है। अगर किसी माता के बच्चे हो रहे हैं तो 1 लाख माताओं में आज भी 159 माताओं की मृत्यु हो जा रही है। 159 माताओं को नहीं बचाया जा सक रहा है। ये आज भी भारत की तुलना में हमारी स्थिति बुरी है। ये स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है।
मातृत्व मृत्यु दर का ऊंचा बना रहना, ये जो दर है वो कम होना चाहिए, मातृत्व मृत्यु दर का ऊंचा बना रहना। साथ ही साथ अभी मैं शिशु मृत्यु दर भी बताऊंगा, जब उसकी योजना शुरू करूंगा तो उसका भी ऊंचा बने रहना। कितनी माताएं की मृत्यु क्यों हो जा रही, क्या हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? सरकार तो देखभाल कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता है प्रसव अस्पतालों में नहीं होना, संस्थागत प्रसव नहीं होना, उस समय उनके लिए सुविधाएं नहीं होना, ये चिंता का विषय है। साथ ही साथ आप इसमें एक टारगेट याद रखेंगे, सरकार ने टारगेट रखा है, इसको कहा जाता है लक्ष्य है, ये लक्ष्य रखा है, सरकार का लक्ष्य है कि साल 2030 तक इस मातृत्व मृत्यु दर में बदलाव करते हुए वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में कितना ला लेना है इसको? 100। कितना ला लेना है? 100। और सरकार का लक्ष्य है भारत में यही कितना होना चाहिए? 77। लेकिन ये अपने आप में बात है, हमने लक्ष्य भी भारत की तुलना में ज्यादा बनाकर रखा है, मतलब हमको पता है हम उससे कम नहीं हो पाएंगे, मतलब अन्य राज्यों की तुलना में भारत की स्थिति खराब है इस मामले में। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या का ज्यादा होना, ग्रामीण जनसंख्या का ज्यादा होना, और ग्रामीण जनसंख्या में भी आदिवासी जनसंख्या ज्यादा होना, क्योंकि वो दूर अंचल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं और हमारे समाज की मुख्य धारा से नहीं आ पाते। जो बच्चे को मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाया हुआ हूँ वो बिल्कुल समझ सकते हैं, अबुझ माड़िया जनजाति के बच्चे है ना, वो अभी भी एक अलग सोच के साथ अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, दोनों डेटा कभी नहीं भूलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही है बहुत बड़ा प्रश्न। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा योजना चलाया जा रहा है। गर्भावस्था में क्यों ध्यान रख रहे हो? ताकि अच्छा हो, कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो, सही तरीके से उनका प्रसव कराया जा सके, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच का अगर अपडेटेड डेटा, विभागीय डेटा नहीं आए हैं अभी तक, अगर विभागीय डेटा मिल गया तो मैं बिल्कुल आपको अपडेट करा दूंगा। सर्वे रिपोर्ट का डेटा है जो आज से लगभग 10 महीना पहले सरकार के द्वारा दिया गया था। सर्वे रिपोर्ट में हर साल सरकार ये रिपोर्ट, और स्वास्थ्य विभाग की गणना यहीं से शुरू होती है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम कर रहे हो, 2 शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, इसी 2 बातों से गणना की जाती है। ये लाइन समझ में आया? डेटा याद करोगे? अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखेंगे वर्ष 2005-06 में, लिखते चलेंगे आप, वर्ष 2005-06 में लिखेंगे, वर्ष 2005-06, जिस साल का डेटा देगा उसी साल से याद करना है। वर्ष 2005-06 में संस्थागत या अस्पतालों में प्रसव, अस्पतालों में जो प्रसव होता था वह प्रसव था 6.9%। और अगर मैं 2015-16 की बात करूं, 2015-16 की बात करूं तो यही प्रतिशत बढ़ गया है 55.9%। 55.9%। ये अस्पतालों की प्रसव की बात करेंगे। संस्थागत प्रसव का एक डेटा और लिखवा देता हूं, ये अस्पतालों का प्रसव है। अस्पतालों का प्रसव है। यहीं पे एक संस्थागत, सिर्फ संस्थागत प्रसव का अगर मैं डेटा लिखूंगा, सिर्फ संस्थागत, जिसमें अस्पतालों का प्रसव अगर आप हटा दोगे तो फिर से डेटा लिखेंगे, 2005-06 में संस्थागत प्रसव का जो दर था वो 14.3% था, जो आज 2015-16 के आखिरी जो डेटा जारी किया गया उसमें ये 70.2 की बात कर रहे हैं। 70.2। चलो, मैं बताना क्या चाह रहा था, सबसे पहला आप याद रखेंगे, ये अस्पतालों में प्रसव की बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो ऐसे माताएं जो अस्पतालों में पहुंचकर प्रसव कराते थे, उनकी संख्या 2005-06 में 6.9%। कितना चिंतनीय बात है। मतलब 100 बच्चा अगर जन्म लिया, 100 बच्चे में कोई ट्विंस भी हो जाते हैं, बच्चा बोलना गलत होगा, अगर 100 लोगों का प्रसव हुआ है तो उसमें से 6.9% लगभग 7, या आपको तो एग्जैक्ट डेटा याद करना पड़ेगा, 6.9 ही ऐसे होते थे जो अस्पतालों में जाकर प्रसव करवाते थे। बाकी आपके 93% लोग अस्पताल जाते ही नहीं थे। अस्पताल नहीं जाने का बहुत सारा पहले कारण हुआ करता था। सबसे पहला डर गरीबी। सबसे पहला डर क्या होता था? गरीबी।
सरकार के पास भी उतना सुविधा नहीं होता था। अच्छा, पहले इतने साधन नहीं उपलब्ध होते थे, साधन नहीं होते थे, इजीली हमारे पास गाड़ी नहीं होता था उस दौरान, इतनी इजीली किसी के कार नहीं मिल पाते थे, सड़क नहीं होते थे, जो मैडम ने कहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सड़क इतना खराब रहता था उस दौरान, उनको आप सफर नहीं करा सकते थे। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय सब बना रहता था। घर में साधन नहीं होते थे, पहले के लोग एक जगह दूसरे जगह बैलगाड़ी और गांव में ट्रैक्टरों के माध्यम से आना जाना करते थे, तो लोग अस्पताल ही नहीं पहुंचते थे। कितना बड़ा चिंता का विषय है ये। पहले इतना ऊंचा बना रहने का यही सब कारण बनता था। सुधार हुआ धीरे धीरे, 10 सालों में कितना सुधार हुआ, ये 5-6 है। आखिरी डेटा कब का आया, 15-16, हमारे यहाँ 55.9% पहुंचा, लगभग आधा हुआ है। 15-16 में भी मतलब आधा प्रसव अस्पताल में नहीं हो रहा है, अभी भी वो गांव में ही व्यक्ति निजी तौर पर वो जो दाई बोल रहे हैं उनके माध्यम से हो रहा है। अब बात करता हूं मैं संस्थागत प्रसव की बात करता हूं। संस्थागत प्रसव का मतलब क्या हो रहा है, इसमें अस्पताल भी एक संस्था के रूप में आ गए, या गांव में भी सरकार के द्वारा कुछ संस्था बनाए जाते थे। बहुत अस्पताल तो नहीं बनाए जाते, लेकिन जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिए, उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए, इस प्रकार की जगहों में भी प्रसव का काम होता था पहले। लेकिन पहले हर गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं होता था, जैसे आज हर गांव में छोटा छोटा स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है, ये नहीं होता था। तो संस्थागत, जहां गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड किसी संस्था की बात करें तो 5-6 में 14.3% होता था, और बाद में बढ़ाकर कितना हुआ, 70.2, 15-16 का बात है। और 5 सालों में और इंप्रूवमेंट समझ सकते हो, थोड़ा बहुत अनुमान ही लगा सकते हो, एग्जैक्ट डेटा तो मिलेगा नहीं। अभी भी सरकार सर्वे रिपोर्ट में यही डेटा को देता है जो डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूं, क्योंकि सरकार हर साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, महिला बाल विकास क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, इन सब का डेटा देता है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय अवेयरनेस की कमी। अस्पताल आओ, ठीक, अब ये वृद्धि कैसे हुआ, ऐसे लाने में सरकार ने क्या काम किया है। पहले सिर्फ 6.9% लोग अस्पताल आते थे, तो 6.9% को 55.9% लाने में सरकार ने काम क्या किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया गया, यही आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और जो कुछ दिन पहले हमने मितानिन कार्यकर्ता पढ़े थे मितानिन, गांव में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मितानिन कार्यकर्ता होते हैं, साथ ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मैंने बोला गर्भावस्था में ध्यान रखना है, उसी समय उनको बताया जाता है। आशा कार्यकर्ता जो बोल रहे हैं उनके माध्यम से बताया जाता है कि आपको क्या काम करना है, खतरे का संकेत है, उसको उस समय उदाहरण भी देना पड़ता है कि कुछ खतरा भी हो सकता है। तो सरकार ने योजना शुरू किया कि अब अस्पतालों की ओर इन लोग को बुलाओ। तो पहले बोले अस्पताल में जाकर करवाओ, तो उन लोग को शुरुआत में लगा, डर रहा कि हमसे पैसे ले लेंगे। फिर बाद में सरकार उनको बोला कि फ्री में होगा। किस में होगा, फ्री में होगा, आप आइए, आपका पूरा प्रसव होगा, आपको 1 रुपये नहीं लगेंगे। फिर रुको ना, आ तो रहा हूं, मैं ही तो बता रहा हूं। फिर सरकार धीरे से बोले, ऐसा हो रहा है कि और डरे हुए हैं कि अस्पताल में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे हो गए। तो सरकार फिर बोला एक काम करो, आप सिर्फ आइए, आपको पूरा रहने का खर्चा हमारा रहेगा। सरकार बोला आपके साथ आपके एक किसी कलीग को भी रहने का और खाने का भी सुविधा हम देंगे। यहां तक बोले सरकार, आने जाने का खर्चा हम देंगे। बोले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन का जिम्मेदारी रहता है, उनको कैसे आप अस्पताल पहुंचाओगे, आपकी जिम्मेदारी है। जाते से जाते समय उनको बोला जाता है, ए लो थोड़ा पैसा रख के जाओ, आपने आया, आपने बहुत बड़ा काम किया हमारे डेटा बढ़ाने में। मतलब कुछ भी हो, सब नीति निर्देशक तत्व पढ़े हो, बाद में बताया गया था राज्य का कर्तव्य होगा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना। शुरुआत में सब सुविधा दे सकता था क्या उस समय, नहीं, इसलिए बोला भैया समय रहते करना। सरकार जैसे जैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, लोगों के विकास के लिए सब योजनाएं ला रहे हैं, और ऐसे फिर बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जैसे अभी मैं जो योजना लिखा हुआ हूं, जननी सुरक्षा योजना, इसमें अब यही आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी महिला, कोई वर्ग नहीं देखना है, कोई जाति भेद किसी के आय के आधार पर नहीं, अगर कोई प्रसव कराने गए तो उनको कितना रुपए दिया जाता है, उनको 1400 रुपए। क्या दिया जाता है उनको, 1400 रुपए उनको सहायता राशि के रूप में दिया जाता है।
और 1400 रुपए तो दिया ही जाता है, याद रखेंगे। अगर ये ग्रामीण है तो कितना रुपए दिया जाएगा? 1400 रुपए। लिखवाऊंगा अभी बराबर, सिर्फ सुन लो, कितना रुपए दिया जाएगा? 1400। लेकिन अगर ये शहरी है, अगर वो महिला कौन से क्षेत्र में निवास करती है? शहरी, तो उनको कितना रुपए दिया जाएगा? बोले 1000 रुपए। गांव से आई है, उनको लाना बहुत बड़ा टास्क है। अच्छा, इसमें फिर वो भी रहता है जो मितानिन और कार्यकर्ता लाए रहते हैं ना, उनको भी प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव दिया जाता है। कितना दिया जाता है नहीं जान रहा हूं, 200-300 ऐसे दिया जाता है, ताकि उनका भी मन लगा रहे कि इनको ले जाने से मेरा भी कुछ बेनिफिट जुड़ा हुआ है। सही भी है, थोड़ा सा आदमी का इंसेंटिव किसी भी काम में डाल दोगे तो उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, उनका लाभ उस पर जुड़ा रहना चाहिए। तो ये एक बढ़िया तरीका हो गया। अच्छा, ये भी बोला गया है, हाँ ये ठीक है, ये एक बेनिफिट हो गया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो निजी अस्पताल में, आसपास उनको निजी अस्पताल मिला तो वहां प्रसव कराने के लिए हो गए इमरजेंसी कंडीशन में, तो बोला गया आपको भी देंगे यही सेम कंडीशन। 1400 का प्रावधान रहेगा और 1000 रुपए का प्रावधान रहेगा। लेकिन अब ये तभी देंगे जब वो जो कराने वाले हैं वो क्या है? बीपीएल है। निजी में जाओगे और बीपीएल हो तो पैसा देंगे, ऐसा नहीं बढ़िया बड़े हॉस्पिटल में जाके प्रसव हो गया 1400 मांगने नहीं चले जाना है। खैर, जो बड़े हॉस्पिटल में जाएगा 1400 मांगने भी नहीं जाएगा। और इसमें और बहुत सारे कंडीशन हैं कि आपको सामान्य वार्ड में ही प्रसव के दौरान आपको जगह दिया जाएगा, उसके पश्चात जो भी है, बहुत सारे इसमें नियम है। और बोला गया है कि अगर आप ऐसा हुआ कि आपका प्रसव घर में हो गया तो भी सरकार बोलता है 500 रुपया देंगे। कितने देंगे? 500। पता नहीं उसको क्यों दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। नहीं, क्यों देते होंगे? स्वास्थ्य के लिए। इमरजेंसी हो जाती है ना, तो भी घर पे मतलब डिलीवरी हो जाती है तो देना पड़ जाता है। वो जो आंगनवाड़ी कार्ड करते हैं, मितानी नाम की आशा लिख के गई होगी ना, इसलिए नहीं वही दे दिए। लेकिन अभी देखो, ये देने का मेन पर्पस क्या है? ताकि वो अस्पतालों की ओर उनका रुझान बढ़े। असली ये है, जैसे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में आप लोग को पढ़ाया हूँ, अभी यहाँ पे पढ़ाई भी हूँ, तो उसका मेन पर्पस क्या है? उपस्थिति संख्या में वृद्धि करना, ताकि वो अस्पतालों की ओर आए, उनको ये विश्वास हो वहां जाने से पैसा तो नहीं लगेगा, हो सकता है मिलेगा भी, तो ये उनको विश्वास बढ़ेगा, इसलिए उनको लाया जाएगा। नहीं तो देखो क्या होता है, किसी भी गरीबी में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है पैसा, नो डाउट। पहले तो जीना ही बहुत बड़ी बात है, हर कोई फिर 2 पैसे बचाने के बारे में उस परिस्थिति में सोचता है। तो ऐसा ना सोचे, सरकार पूरा जिम्मेदारी लेकर है। इस योजना का नाम क्या है? जननी सुरक्षा योजना। माता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और सही मायने में बताऊं, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यह योजना को लाया गया है कि हमारे पास रहेगी वो माता तो उस समय उनको जान को खतरा को कम रहेगा। इससे जो डेटा है जिसके कारण WHO से हमेशा जो फटकार लगता है छत्तीसगढ़ और भारत को, क्योंकि ये अन्य देशों की तुलना में बहुत उच्च है, हमारा बहुत उच्च बना हुआ है आज भी। और इसका सबसे बड़ा आधार है अवेयरनेस नहीं होना, जन जागृति नहीं होना। बहुत लोगों को आज भी इस योजना का फायदा नहीं रहता है, ग्रामीण अंचल के लोगों को। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन का काम है इसी चीज को बनाना। और ये जो योजना चलाया जा रहा है, यह याद रखेंगे स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य। देखो अलग अलग विभाग मैंने आपको बताया रहा होगा। एक मैंने बताया था महिला बाल विकास विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग पढ़े तो सब थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया योजना है कि नहीं है? अच्छा, ये डेटा बराबर लिख लिया आप लोग? चलो अब लिखते जाएंगे, लिखते जाएं। कब आया? ये आया है जननी सुरक्षा योजना 2006 प्रारंभ। सबसे पहले किसी भी योजना में क्या लिखेंगे? प्रारंभ। प्रारंभ में क्या लिखेंगे? 2006। इसीलिए उस बीच का डेटा दिया गया है, क्योंकि 5-6 में रिपोर्ट आया था हमारा, 5-6 में हालत बहुत खराब था, उसको बढ़ाने के लिए फिर अगले साल योजना। ऐसे आप लिंक करके याद रखेंगे। आप, मेरे को भी नहीं पता यही उद्देश्य है कि नहीं, मौला लिंक करते जाएंगे। प्रारंभ कब हो गया? 2006। विभाग कौन से विभाग के द्वारा योजना लाया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इस विभाग के द्वारा ये योजना लाया गया। अगला उद्देश्य नंबर 1, संस्थागत प्रसव में वृद्धि।
संस्थागत प्रसव में वृद्धि नंबर 1। नंबर 2, मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना। नंबर 3, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। अगर आप उस समय बच्चे को अगर देखभाल कर रहे हो, डॉक्टर की सुविधा है, तो डेफिनेटली अगर बच्चे को उस समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ गया, बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा गंदा पानी पी लिया है, या कोई और कंडीशन है, लग रहा है बच्चे का आंख पीला दिख रहा है, शरीर में पीलापन है, कोई भी कारण हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, उनका तुरंत इलाज प्रारंभ करेंगे जिससे बच्चा बच सकता है। तो 3 बातें। नंबर 1, संस्थागत प्रसव में क्या करना, वृद्धि। नंबर 2, मातृत्व मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये 3 मेन उद्देश्य है इस योजना के। अगला लिखेंगे प्रावधान। नंबर 1, प्रावधान नंबर 1 लिखेंगे। प्रावधान नंबर 1 में लिखेंगे आप शासकीय अस्पतालों में, प्रावधान नंबर 1 ये लिख दिया मैं, शासकीय अस्पतालों में प्रसव होने पर नंबर 1 पहला प्रावधान, संस्थागत शासकीय अस्पतालों में प्रसव होने पर ग्रामीण महिलाओं को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि, 1400 रुपए की प्रोत्साहन राशि कहा जाता है इसको। और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000, यही मूल्य आपसे पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीजों को याद रखना है एग्जैक्टली। बाकी और योजनाओं में तो इतना डिटेल से नहीं पूछते हैं सीजीपीएससी व्यापम में, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कब हो रहा है, शासकीय अस्पतालों में प्रसव होने पर। नंबर 2 लिख डाले क्या, नंबर 2, निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर, लिख डाले क्या, बस लिख लो इसको, निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर ग्रामीण महिलाओं को कितना मिलेगा, 1400। शहरी को कितना मिलेगा, बस कंडीशन क्या होना चाहिए, वो उनके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि इससे ऊपर वाले हैं, एपीएल वाले हैं, तो उसको शासकीय अस्पतालों में यह सुविधा नहीं मिलेगा। माफ करना, निजी अस्पतालों से यह सुविधा नहीं मिलेगा। नंबर 3 लिखेंगे, इसी में लिखेंगे घर में प्रसव होने पर। ये लो भाई, घर में प्रसव होने पर अगर किसी घर में प्रवेश हो गया तो प्रोत्साहन राशि लिखेंगे आप, कितना रुपए दिया जाएगा, 500 रुपए। कितना रुपए दिया जाएगा, 500। और 500 रुपए दोनों को दिया जाएगा, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, दोनों को 500। चलो ऐसा लिखना है, 2 बार लिख लो, ज्यादा अच्छे से रहेगा। और 500 लिख लो, दोनों को दिया जाएगा, ग्रामीण को भी उतना ही दिया जाएगा, आप लिखेंगे शहरी को भी उतना ही दिया जाएगा। हाँ, बस कंडीशन ये है, ये भी क्या होना चाहिए, मतलब इतना तो समझ में आ गया होगा। जो बीपीएल नहीं है उनको सिर्फ शासकीय अस्पतालों में प्रसव कराने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। बात समझ में आया ना। ऐसे ही आपको आगे पीछे करके पूछेगा वो ऑप्शन में आपसे। यह है जननी सुरक्षा योजना। और निश्चित ही आज जो मातृत्व मृत्यु दर में कमी आई है, अभी भी चिंता का विषय है, लेकिन जो भी कमी आई है उसमें इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है भाई। अगला अब देखो, जननी सुरक्षा योजना में ये मिल रहा है, उससे पहले उसको पूरा पूरक पोषण आहार दे रहे थे, याद आ रहा है, 75 ग्राम पूरक पोषण आहार दे रहे थे, है ना। सरकार इतना ज्यादा ध्यान रखने का जिम्मेदारी अपने से लिया हुआ है। अगला लिखेंगे आप लोग, नया योजना का नाम भी लिखेंगे जननी शिशु सुरक्षा योजना। हाँ, जननी शिशु सुरक्षा योजना या उसी को कार्यक्रम कहा जाता है। जननी, अगला पॉइंट, अगला योजना का नाम है, हेडिंग रहेगा हमारा, वह रहेगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कह देते हैं, कार्यक्रम। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये योजना को ऐसा है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ऐसा लिखा जाता है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अच्छा, जो कार्यक्रम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो जननी का भी ध्यान रखना है,
और नवजात बच्चे का भी ध्यान रखना है, दोनों का ध्यान रखना है। नाम मतलब उसी में ही चीजें निहित है, वहीं से आपको चीजों को समझना है। और इस योजना में बहुत बड़ा लाभ, तो खैर लाभ बहुत बड़ा है, मूल्य के आधार पर नहीं नाप सकते, लेकिन इस योजना के माध्यम से कहा गया है, सिर्फ अभी सुन लो फिर एक साथ बराबर तरीके से अच्छे तरीके से लिखवा दूंगा। जैसे अगर कोई बच्चा हुआ तो डेफिनेटली शुरुआत के कुछ सप्ताह ऐसे होते हैं जिसमें माँ को भी ज़्यादा ध्यान देखना पड़ता है और उस बच्चे का भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो सरकार यह कह रहा है कि 42 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 42 सप्ताह नहीं, 42 दिन। कितने दिन? 42 दिन। इसका मतलब कितने सप्ताह हो गए? कितने सप्ताह? 6 सप्ताह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही क्रूशियल समय रहता है, इस समय बहुत ध्यान देना पड़ता है माँ के लिए भी और बच्चे के लिए। तो सरकार बोलता है इतने दिनों तक आपको हर किसी प्रकार की जांच की सुविधा निःशुल्क होगी। बच्चा हो गया है, बच्चे को उसके बाद भी कोई जांच कराना है तो सरकार बोल रहा है उनको वो जांच की सुविधा निःशुल्क होगी। साथ ही साथ उन बच्चों को लाने ले जाने के लिए अगर वो मितानिन के माध्यम से या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से यदि वो अस्पताल जा रहे हैं तो उनका आने जाने का खर्चा निःशुल्क रहेगा। किसी भी साधन से जा रहे हैं, बस का किराया और ट्रेन के किराए से आ रहे हैं तो उनको निःशुल्क रहेगा, उनको राशि वापस दे दी जाएगी। पूरा लेबोरेटरी खर्च, जांच का खर्च उनको फ्री में दिया जाएगा। उस बीच में अगर कोई सिजेरियन की स्थिति आ गई, पुनः बच्चे का अगर ऐसा लग रहा है सिजेरियन की स्थिति आ गई तो बोल रहे वो भी उनको फ्री में रहेगा। साथ ही साथ एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को अगर भेजने की स्थिति रही तो वो भी उनके लिए निःशुल्क रहेगा। ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं 42 दिन तक हम पूरे का पूरा निःशुल्क तरीके से माँ का और बच्चे का जांच करेंगे। कोई भी खर्च नहीं रहेगा, ना टेस्ट कराने का, ना लेबोरेटरी का, ना आने जाने का। उस बीच में सिजेरियन पढ़े तो उसका किसी का खर्च नहीं रहेगा। तो ये एक योजना का लाभ है, मतलब 42 दिन तक विशेष ध्यान रखने की बात कही। शुरुआती दौर में बच्चा होने के कितने दिनों की बात कर रहा हूँ मैं? 42 दिन, माता का और उनका दोनों का ध्यान रखने के लिए। बाकी जो और लाभ मिलना है वो तो ऊपर वाले योजना से माता को लाभ दे दिया जा चुका है। जो लाभांश है 1400 रुपये, 1000 रुपये जो भी वो दिया जा चुका है, लेकिन 42 दिन तक और ध्यान रखने की बात कर रहे सरकार। हो सकता है प्रसव के बाद घर चले गए 2-3 दिन बाद, तो बीच में और चेकअप करना पड़ता है। उस बीच में जॉइंटिस वगैरह होने का चिंता ज़्यादा बना रहता है, एनीमिया पीड़ित ज़्यादा हो जाती महिलाएं उस समय। तो सरकार बोल रहा है वो सब जाँच हम करेंगे। उस समय महिलाओं का लगातार ब्लड काउंट चेक कराना चाहिए, तो वो सब चीज़ निःशुल्क होगा। और मतलब 42 दिन तक सरकार पूरा ऑब्जर्व करने का जिम्मेदारी लिया हुआ है। बात समझ में आया? बहुत आसान है। 42 दिन, 42 दिन को ही आपको दूसरे तरीके से क्या पूछ देगा? 6 सप्ताह, क्योंकि ये सप्ताह में ही ऐसे ही काउंट होते हैं इन लोग का। क्लियर है? चलो, इसका नाम क्या है? जननी शिशु सुरक्षा योजना। शिशु सुरक्षा योजना, तो जल्दी लिख लेंगे इसको। लिखेंगे प्रारंभ। प्रारंभ, प्रारंभ में आप लोग लिखेंगे 15 अगस्त 2011। कोई भी योजना में सबसे पहला विषय रहता है प्रारंभ कब हुआ। प्रारंभ लिखेंगे 15 अगस्त 2011। विभाग का नाम लिखेंगे परिवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। जो विभाग द्वारा चलाया गया है उसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। इस योजना का उद्देश्य लिखेंगे संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ साथ, संस्थागत प्रसव में वृद्धि के साथ साथ एक वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। 1 वर्ष लिखा हुआ हूं, कंफ्यूज मत होना, लेकिन अभी 42 दिन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 1 वर्ष तक उनको क्या उपलब्ध कराना? स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। लिखेंगे योजना के लाभ। योजना के लाभ नंबर 1 लिखेंगे प्रसव के पश्चात 42 दिन तक, प्रसव के पश्चात 42 दिन तक महिलाओं को निम्नानुसार
निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। निम्नानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 1, जल्दी से उसके अंतर्गत लिखते चलेंगे, क्या क्या रहेगा। निम्नानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर 1 लिखेंगे, शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क। शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क। सिजेरियन सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क। सिजेरियन सेवाएं निःशुल्क। निःशुल्क दवाइयां एवं अन्य सामग्री। हाँ बोलो। तीसरा मैंने बोला निःशुल्क दवाइयां और अन्य सामग्री। अगला है निःशुल्क लेबोरेटरी एवं जांच निदान। निःशुल्क परिवहन की सुविधा। निःशुल्क लेबोरेटरी लिख पाए। निःशुल्क लेबोरेटरी सुविधा एवं जांच निदान कहा जाता है। जो भी है टेस्ट जो होते हैं, जितने भी टेस्ट वो निःशुल्क होंगे, सामान्य बात। निःशुल्क परिवहन की सुविधा। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ब्रैकेट में लिख लेना। सामान्य प्रसव में 3 दिन, सिजेरियन प्रसव में 7 दिन। सामान्य प्रसव में 3 दिन, सिजेरियन प्रसव में 7 दिन। जल्दी से एक लाइन लिख लेंगे, छोटा सा योजना है, बस जान लो ये योजना क्या है। ये बात समझ में आ गया ना। ये उनको सुविधाएं देने के लिए, निःशुल्क सुविधाएं देने के लिए, जांच देने के लिए, खासकर 42 दिन तक। हाँ, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए बच्चे को कितना दिन, इस योजना से बच्चे को कितना दिन फायदा, अगर ये पूछ दिया जाए, चलो तो मैंने बोला जननी को, जो जननी उसको कितने दिन, मैंने बोला 42 दिन, या इसी को आपको लिख देगा 6 सप्ताह। 6 सप्ताह। हाँ, अगर शिशु को कितने दिन तक यही सब सुविधा देने की बात की जा रही है तो 0 से 1 वर्ष तक। इस योजना से जो जननी है, माताएं हैं, उनको 42 दिन, और जो बच्चे हैं उनको कितने साल, 1 साल तक ये जो जितना सुविधा बताया वो सुविधा दिया जा सकता है। अगला जल्दी से योजना लिखेंगे, वह है जन्म सहयोगी कार्यक्रम। जन्म सहयोगी कार्यक्रम। जन्म सहयोगी कार्यक्रम, ये सब ना योजना को और एक्सटेंड करने का तरीका है। जन्म सहयोगी कार्यक्रम। जन्म सहयोगी कार्यक्रम, नाम में ही बहुत चीजें छिपी है। चलो, ये है आपका जन्म सहयोगी कार्यक्रम। इधर ध्यान देंगे, जन्म सहयोगी कार्यक्रम। जन्म के समय सहयोगी उपलब्ध कराना। ये लो भाई, जन्म के समय सहयोगी उपलब्ध कराना। जैसे कि बहुत आसान है इस योजना का नाम, पहले तो याद रखेंगे 26 जनवरी 2016 ये प्रारंभ है। प्रारंभ जो इनका हुआ है 26 जनवरी 2016 से योजना प्रारंभ हुआ। और ये जन्म सहयोगी कार्यक्रम क्या है, जब किसी का प्रसव हो रहा है तो उस समय, ताकि माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाए, तो उनके साथ वो महिला अपने प्रसव के दौरान अपने सहयोगी के रूप में किसी एक अन्य को अपने साथ रख सकती है। जैसे वो अपने बहन को रख ले, अपनी माता को रख ले, या अपनी किसी सहेली को रख ले, ताकि उस समय
उनके आजकल ये पैटर्न चालू भी हो गया, सब निजी अस्पताल में एकदम अलाउ कर दिए हैं ना, प्रॉपर उनके हस्बैंड को या उनके किसी रिलेटिव को या उनके माता पिता किसी को भी रखा जाता है। ये सबसे उचित तरीका माना जा रहा है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, डॉक्टर भी सचेत हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मातृत्व मृत्यु दर का कहीं ना कहीं एक कारण में भी ये भी हो कि प्रसव के दौरान प्रॉपर सुरक्षा का इस्तेमाल ना किया जाए, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इंसान की गलतियां हर किसी से होती है, में भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो आपका लापरवाही हो उस समय, तो लापरवाही से बचने के लिए उनके पेरेंट्स को वहाँ पे अलाउ कर दो, उनके रिलेटिव को अलाउ कर दो, उससे डॉक्टर भी बराबर सही तरीके से उस चीज़ को करेंगे। इससे मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसके घर वाले सामने अगर कोई हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर काम करें। तो ये सहयोगी कार्यक्रम, इसका भी एक ही उद्देश्य, दो उद्देश्य, मातृत्व मृत्यु दर को कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना। जो मैं बोला वो समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा कोई नहीं समझने की जरूरत है, सिर्फ एक सहयोगी को अलाउ करने का योजना है। क्लियर है? प्रारंभ लिख डाले क्या आप लोग? प्रारंभ कब से हो रहा है? 26 जनवरी 2016। अगला लिखेंगे विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। योजना के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य, योजना के उद्देश्य नंबर 1, योजना के उद्देश्य नंबर 1 मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना, नंबर 2 शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तीसरा लिख लेना, बेहतर डॉक्टर मरीज संबंध के लिए, बेहतर डॉक्टर मरीज संबंध के लिए। नहीं तो होता है ना, बाद में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है ना, गलत तरीके से चीज़ों को बाद में बताया जाता है कि डॉक्टर ने ये किया, ये नहीं था, सब ठीक था, अचानक से कुछ हो गया। तो बेहतर डॉक्टर मरीज संबंध के लिए, लेकिन मेन दो ऊपर में जो लाइन लिखी वो ज़्यादा जरूरी है। अब इस योजना के प्रावधान लिख लेना, इस योजना में क्या प्रावधान किया गया, प्रोविजन क्या है लिखेंगे। प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रसव में, प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रसव में, प्रत्येक सामान्य श्रेणी के प्रसव में, सामान्य श्रेणी के प्रसव की बात कर रहे हैं, सिजेरियन में नहीं, क्योंकि सिजेरियन में भी सामने कोई ना रहे, है ना। सामान्य श्रेणी के प्रसव में गर्भवती महिलाओं को कक्ष में अपने एक महिला परिजन को, कक्ष में अपने एक महिला परिजन को नियमानुसार साथ रखने की अनुमति होती है। जरूरी है ये। तो ये एक योजना, बहुत बड़ा योजना याद नहीं करना है, बस इस योजना में क्या है प्रावधान, इस प्रावधान को याद रखेंगे आप बस। हो सकता है इस योजना के प्रावधान में 4 लाइन ही लिख दिया जाए आपको, प्रावधान क्या है इसमें, और बहुत कुछ भाव उस योजना में ही छिपा रहता है, वहां से भी खोजोगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा सहयोगी। लास्ट में क्या करेंगे, अभी बहुत सारे योजना पढ़ाऊंगा मैं, लगभग 40 ठो योजना पढ़ने हम लोग को। 40 ठो योजना को ना बढ़िया एक ठो टेबल बनाना, और योजना उसका प्रारंभ और उसमें प्रावधान को एक आध लाइन में लिख लेना, जिससे याद आ जाए उसको पढ़ने से, हाँ इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। एक जगह कंक्लूड कर लेंगे, मैं ही कंक्लूड करा दूंगा, तो इससे बाद में जो अलग अलग योजना अलग अलग समय में हो रहा है वो कंफ्यूजन नहीं होगा, और उसको बढ़िया डेट वाइज अरेंज कर लेंगे। जो पुराना है वो पहले रख दो, जो नया है उसको लेटेस्ट सबसे नीचे रख दो। क्लियर है? ऐसे एक प्रॉपर योजना याद करने का तरीका ऐसी होता है। अभी बहुत सारे योजना, अभी तो शुरुआत हुआ है। चलो अगला लिखेंगे कैल्शियम अनुपूरन कार्यक्रम, अगला लिखेंगे कैल्शियम, अगला लिखेंगे कैल्शियम अनुपूरन कार्यक्रम। यह है कैल्शियम अनुपूरन कार्यक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन महान है, महापुरुष भी बोल नहीं सकते। साइलेंट करके बैठा करो भाई आप लोग, ठीक है।
आपके कारण बहुत लोग डिस्टर्ब होते हैं। चलो, क्या है कैल्शियम अनुपूरण कार्यक्रम। अगर कैल्शियम अनुपूरण कार्यक्रम नाम से कुछ समझ में आ गया होगा, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स के रूप में कैल्शियम दिया जाना है, कैल्शियम दिया जाना है। तो कैल्शियम कब दिया जाना है? क्योंकि जब गर्भावस्था के दौरान माता को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, कैल्शियम प्रोटीन सबका ज़रूरत होता है, स्पेशली कैल्शियम का जरूरी होता है। कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। हड्डी उस समय उनके हड्डी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्स्ट्रा भार उस समय वहन करना होता है। तो बोला गया है कैल्शियम पूरन प्रोग्राम चलाया जा रहा है और इसके तहत बोला गया है कि 14 सप्ताह, अच्छा पूरा प्रसव के दौरान कितने सप्ताह होते हैं? 36। ये तो पूरा रटाया होगा। 9 माह, 9 माह मतलब 180 दिन। 180 को 7 से भाग दे दो, कितना आया? 9 चौक 36 आ गया। 35 से 36 नहीं, आगे पीछे नहीं, वो महिला का हो रहा है पर्सनल, वो अलग है। सरकार का कितना है वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको 9 माह ही चेक कर चलना है। प्रसव का समय क्या होता है निर्धारित? एग्जैक्टली नहीं पता मैम सुदक्षिणा, कितना होता है? 36। कितना होता है? 36। 36 माह माना जाता है। कितने माह का माना जाता है? 36 माह का प्रसव माना जाता है एक्चुअली यार। अरे यार, ये तो हाथी से भी ज्यादा हो गया। नहीं, वो अलग है, एकदम अलग। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? मैं सरकारी आंकड़ा WHO वाला आंकड़ा आपको समझाना चाह रहा हूँ। वो तो देखो आप लोग का अपना पर्सनल सलाह है वो। तो ये 9 माह और क्या माना जाता है? 36 सप्ताह। अगर 36 सप्ताह में माना जाता है तो ऐसा माना जाता है कि 14 सप्ताह के बाद, गर्भावस्था के 14 सप्ताह के बाद, महीना जितना भी होता होगा, मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 महीना हो गया है ना, 3 महीने के बाद। तो ये बोला जाता है एग्जैक्टली ऐसे सप्ताह में याद करेंगे, 3 सप्ताह के बाद और प्रसव के 14 सप्ताह के बाद और प्रसव के 6 माह तक। प्रसव के कितने माह तक? 6 माह तक। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, मैं तो सोचा बहुत आसान है। चलो यहां से पूरा लिखता हूं। गर्भावस्था के 14 माह से लेकर, अरे यार, गर्भावस्था के 14 सप्ताह से लेकर 14 सप्ताह बीत जाने के पश्चात, कोई गर्भवती महिला है, उनको 14 सप्ताह बीत गया, उसके बाद उनको कैल्शियम का टेबलेट देना शुरू करना है। सरकार का ये जिम्मेदारी होगा, उनको क्या देना है? कैल्शियम का टेबलेट। और कब तक देना है? प्रसव के 6 माह तक। किसके? प्रसव के। बात समझ में आया? प्रसव के 6 माह तक उनको कैल्शियम का दवाई देना पड़ता है। ये बात याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं समझ, आप समझ में आया? प्रसव के 6 माह चले गया और गर्भावस्था के 14 सप्ताह, ये बीच का समय है ना। और आप लोग को मैं अपना पर्सनल सलाह दूंगा, जो कैल्शियम का टेबलेट है ना, सिर्फ खाया मत करो। मतलब कई लोग ऐसा रहता है ना, सिर्फ खाना शुरू कर देते, प्रॉपर टेस्ट के बाद खाना चाहिए, नहीं तो कैल्शियम से स्टोन का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, आप सभी के लिए पर्सनल सलाह दूंगा। इनके बाद आप जो 6 माह लेते हैं ना, मतलब प्रसव होने के बाद भी 6 माह तक खाते रहना है। तो वो खाना जो रहता है, इसको प्रॉपर आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाएं, नहीं तो शरीर में ज़्यादा का कैल्शियम का प्रॉब्लम स्टोन में चले जाता है। फिर जैसे किसी के हाथ पैर में दर्द रहता है ना, तो उसको ज़्यादा कैल्शियम का टेबलेट खाना भी नहीं चाहिए। खाने के रूप में फिर कैल्शियम बढ़ाओ, आप दूध का सेवन करो, कैल्शियम वाली चीज़ें खाओ, टेबलेट लगातार नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उसके बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम देगा, वो आप उस दर्द को नहीं झेल पाओगे। स्टोन का प्रॉब्लम जिनको होता है, मैं उनको सिर्फ महसूस किया हूँ, और सोचो जो जिनको होता है वो और कैसे फील करते होंगे, मैं तो उनको देख के डर जाता हूँ।
तो मेरे कहने का मतलब है कैल्शियम, ये महिलाओं को मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इस समय डॉक्टर सिर्फ खाने के लिए दे दिया जाता है, टेस्ट करा के कैल्शियम की मात्रा को देखकर ही खाना चाहिए। B12 वगैरह चेक करा लो अच्छा अपने से, विटामिन B12 वगैरह, उसके बाद खाओ, ठीक है। खैर वो तो एक्स्ट्रा सलाह था। तो सरकार बोलता है कैल्शियम अनुपूरक कार्यक्रम चला रहे हैं। गर्भावस्था के 14 सप्ताह की बाद वाली महिलाओं को प्रसव के 6 माह तक उनको कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। और इस समय आप लोग बिल्कुल सुदक्षिणा में हम लोग इस बात को समझेंगे, उस समय खाना ही रहता है बहुत जरूरी, शरीर को मजबूत बनाने के लिए। उस समय शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसलिए बहुत जरूरी रहता है, शरीर को बहुत मजबूत बनाना रहता है। क्लियर है? तो एक कैल्शियम, बहुत कुछ नहीं था, याद करने वाला एक ही बस बात था, ये डेटा। और अभी भी ना समझ में आए वो क्लास के बाद सुदक्षिणा मैम से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सलाह ले लें उनसे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादा समझाने का नहीं था, बस इतना ही है, बहुत बड़ा उसमें स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है, जितना उससे पूछा जाए वही पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? जल्दी से लिखेंगे। आज एक योजना को और समाप्त करते हैं हम लोग, वह है भगिनी प्रसूति कार्यक्रम। जल्दी से लिखेंगे। योजना का प्रारंभ ठीक नहीं दिया। नहीं दिया है तो मेरे पास भी नहीं है, ऐसा है, ठीक है। भगिनी, भगिनी मतलब क्या होता है? बहन। भगिनी प्रसूति, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भगिनी प्रसूति सहायता कार्यक्रम या योजना कह सकते हो, कार्यक्रम। ये एक और विशेष प्रकार का योजना है, भगिनी प्रसूति सहायता कार्यक्रम। इसमें 3 अलग अलग प्रकार की योजना चलाया जा रहा है। देखो ये जो योजना बता रहा हूं ना, सबसे पहले बात माना याद रखेंगे, श्रम विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? श्रम विभाग। और इस योजना को ना पहले आप लोग सुन लो। पहली बात तो योजना से आपको ये बात फिर से वो प्रसव के दौरान की बात की जा रही है। उस महिला को एक बहन के रूप में माना जा रहा है, भगिनी मतलब एक बहन, और उस समय उनको कुछ सहायता देने की बात की जा रही। क्या देने की बात की जाए? इसका मतलब डेफिनेटली इसमें मिलेगा प्रोत्साहन राशि। क्या मिलेगा? जैसे अभी सहायता के रूप में 1400 रुपये और 1000 रुपये और 500 रुपये का डेटा पढ़े, वैसी ये सहायता राशि है। बस अभी तक जो आप सहायता राशि पढ़े थे वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका विभाग मैं लिखवाऊंगा श्रम विभाग। क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को? श्रम विभाग। इसमें 3 अलग अलग तरीके से सहायता दिया जा रहा है। पहले तो आप ये जानेंगे सहायता देना किसको है। हर महिला को इसका सहायता नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो श्रम विभाग के अंतर्गत काम कर रही हैं। जैसे कहीं पे भवन निर्माण का काम चल रहा है, मान लो जाए अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, आप गढ़कलेवा के सामने बहुत बड़ा पार्किंग बना है, मल्टी लेवल पार्किंग, देखेंगे अभी अभी उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है। तो वहां पे भवन निर्माण कार्य में जो महिलाएं संलग्न हैं, अच्छा वो महिलाएं लेकिन किसी कोई शासकीय महिलाएं नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी जॉब में ना हो, असंगठित क्षेत्र की महिला, इसको कहा जाता है असंगठित क्षेत्र, जो एकदम गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है लेकिन सरकारी काम में जरूर गई है। सरकारी काम में भी डेली वेजेस में लोग जाते हैं। ऐसी महिलाओं को अगर उनको उस समय प्रसव हुआ तो सरकार का कहना है हम ऐसी महिलाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराएंगे। भवन निर्माण कार्य में संलग्न है या सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी जा रहे हैं, सफाई करते हैं। अच्छा हो सकता है सफाई कर्मचारी सरकारी वाले भी होते हैं परमानेंट, और कई ऐसे होते हैं जो ठेकेदार के अंदर का सफाई करते हैं। ठेकेदार ठेका ले लेता है, पूरे मोहल्ले का मैं सफाई करूंगा, साल भर में इतना सफाई करूंगा। ऐसे अगर कोई सफाई कर्मचारी है उनके लिए जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रही महिलाएं, उनको इनका लाभ मिलेगा। या एक क्षेत्र और होता है, जैसे कि कोई ठेका श्रमिक है या घरेलू महिला कार्यक्रम है, हमाल वाला कोई काम कर रहे हैं। हमाल मतलब समझते हो? हमाल बोलते हैं, बातचीत में हेमाल हो गया है, हमाल है वो। हमाल मतलब समझ में आ गया? कोई सामान को ढोकर हेमाली कहा जाता है ना, मतलब
धान है, ट्रक से धान को ऊपर से नीचे लाना, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना, उसको हेमाली काम कहा जाता है। ऐसी महिलाएं जो सरकार के डिपार्टमेंट में काम कर रही है, सरकारी नहीं है, असंगठित है। क्या है? लेकिन सरकार बोलता है ऐसी महिलाओं का अगर वो हमारे यहाँ काम कर रही है, उस समय उनका प्रसव होता है तो हम उनको सहायता राशि देंगे। सरकार कहता है प्रसव के पश्चात, प्रसव के दौरान उनको 10,000 रुपए, कितना रुपए दिया जाएगा? 10,000 रुपए। ये श्रम विभाग का अपना ऐलान है, श्रम विभाग कि हमारे वहाँ महिला काम कर रही, इसलिए उसको सम्मान के लिए ऐसा योजना चलाया जा रहा है। बात समझ में आया? जैसे इसमें सिर्फ लिखने की कोशिश मत करो, मैं अभी लिखवाऊंगा। जैसे मैंने बोला अगर कोई महिला किसमें है? भवन निर्माण कार्य में। किसमें है? भवन निर्माण, असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है। दूसरा वाला मैंने क्या बोला? हो सकता है वो क्या है? सफाई कर्मी। क्या है आपका? सफाई कर्मी। या हो सकता है वो जो महिला है, वो महिला हो सकता है आपके घरों में आ रही है। कहाँ आ रही है? घरों में। पहले सुनते जाएंगे, घरों में आ रही, लेकिन उसके कंडीशन बताऊंगा। या वो मैंने बोला वो हमाल का काम करती कहीं पे, हाँ, लेकिन इन तीनों कंडीशन में वह एक रजिस्टर्ड मजदूर होना चाहिए। सरकार के अंतर्गत उसका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ आप मजदूरी ही कर कर अपना जीवन यापन कर रहे हो। बिना रजिस्टर्ड मजदूर को ये फायदा नहीं मिलेगा। और बिल्कुल बिल्कुल, जो मजदूरी कार्ड बनता है, मनरेगा भी होता है, श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन भी होता है। जैसे आप और हम अगर बेरोजगार हैं तो डेफिनेटली हमारा भी एक रजिस्ट्रेशन होता है, अपना डिटेल बताने के लिए श्रम विभाग में भी रजिस्ट्रेशन होता है। और आपको मैं बता दूं, सरकारी काम करने होते हैं तो उसमें उनका वहाँ रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है, तभी आप सरकारी कामों में उनको ले जा सकते हो। कई लोग ठेकेदार लोग बिना रजिस्ट्री भी ले जाते हैं, लेकिन सही मायने में श्रम विभाग में उनका पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद काम कराओ, ऐसा नियम होता है। तो इन महिलाओं को फायदा मिलेगा। और 10,000 भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, वो श्रम विभाग के द्वारा सहयोग दिया जा रहा है महिलाओं के सम्मान के लिए। बात समझ में आया? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ऐसा है। क्लियर है? तो 3 जगह से लिया जाएगा, एकदम मैं शॉर्टकट में लिखाऊंगा, बहुत बड़ा स्टोरी है। सबसे पहले बात लिखेंगे भगुनी प्रसूति सहायता। आप समझ में आ गया? प्रसव के दौरान उनको बहन मानते हुए एक सहायता देने का योजना है। विभाग है श्रम विभाग। ये जो योजना कौन चला रहा है? श्रम विभाग। प्रारंभ कब से हुआ इसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है। नंबर एक, पहला, इस योजना में 3 प्रावधान है। पहला प्रावधान लिखेंगे छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में संलग्न, क्या लिखे आप? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में संलग्न महिलाओं को ठीक है, लाभ क्या मिलेगा? कितना रुपए मिलेगा? 10,000। कितना मिलेगा? 10,000 को ब्रेक कर दो, 5,000 और 5,000। 5,000 कब मिलेगा ये भी याद रखना। प्रथम किस्त कहा जाता है उसको, 3 माह। कितने में? 3 माह। किसके 3 माह? नहीं, प्रसव नहीं, गर्भावस्था के 3 माह, गर्भ धारण करने के 3 माह। बात समझ में आया? ताकि वो पैसे को क्यों दे रहे हैं? ताकि उसी से वो अपना स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल सके, कोई लाभ मिल सके। तो गर्भ धारण के कितने माह? 3 माह। गर्भ धारण के 3 माह। गर्भावस्था और प्रसव दोनों में अंतर समझ में आ जाता है ना, अलग अलग टाइम है दोनों। अगला है ये जो 5,000 है, वह प्रसव के पश्चात। कब मिलेगा? प्रसव के पश्चात, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में। हाँ, अगर पात्रता याद रखोगे, पात्रता यहां याद रखना है तो रख लेना। पात्रता बस यही है, उनका एक क्या होना जरूरी है? पंजीकृत श्रमिक होना जरूरी है। पंजीकृत श्रमिक होना जरूरी है। अच्छा, ये बात और याद रखेंगे, जो पंजीकृत श्रमिक है कम से कम 90 दिनों तक के लिए। मतलब आज ऐसा हुआ, आज आप फायदा लेना चाह रहे हो, आप बता रहे हो कि गर्भावस्था आ गया, उसके 90 दिन पहले कम से कम आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो पता चला गर्भावस्था में है और पता चला एक योजना चल रहा है तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करा के 5,000 नहीं ले लेना है। कम से कम कितने दिन पूर्व आपको वहां रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? 90 दिन।
मतलब मिनिमम कुछ तो लगेगा कि आप हमारे यहाँ के पुराने है ना श्रमिक हो, इसके लिए। बात समझ में आए ना? बस याद रखेंगे सहायता दिया जाता है। नंबर दूसरा में जल्दी से लिखेंगे। नंबर दूसरा में है आपका सफाई कर्मकार। किसको मिलेगा? सफाई कर्मकार को यह फायदा मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? 10,000। 10,000 को फिर से 5,000 5,000 में ब्रेक करो। लिखेंगे तीसरे माह में कितना दे रहे हैं? 5,000। और दूसरे वाले में लिखेंगे 8वें माह। दूसरा 5,000 कब मिलेगा? 8वें माह। मतलब दोनों पैसा कब मिल गया? प्रसव के। बस ठीक। चलो अगला लिखेंगे। अगला तीसरा वाले में लिखेंगे ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कर्मकार या हमाल श्रमिक। ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कर्मकार या लिखेंगे हमाल श्रमिक। कितना रुपए? 10,000। एक मुश्त, एक बार में। कितने बार में? लेकिन प्रसव के पश्चात। एक बार देंगे लेकिन प्रसव के पश्चात। नहीं काहे का तीनों? हाँ, मतलब 3 जो है उसमें सब ये योजना में सीधा प्रसव के पश्चात। कितना देंगे? अच्छा, इसमें बराबर एक लाइन लिख कर दिया गया है। ये जितना भी मैं पढ़ाया उसमें ऐसा नहीं है पति सफाई कर्मी है तो उसका फायदा पत्नी को दे दें, ऐसा नहीं है। जब मैं बात बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है पति हेमाल का काम कर रहा है या भवन निर्माण कर रहा है तो अपनी पत्नी के लिए मांगने नहीं पहुंच जाना है। अगर वो महिला ही काम कर रही तब ये तीनों फायदा मिलेगा। इस श्रम विभाग द्वारा एक सहायता देने का योजना है। ठीक है, बढ़िया योजना है। ठीक, तो कल पढ़ेंगे हम लोग।